तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक पर। और बहुत दिन बाद आज फिर से मुलाकात हुई हम लोगों की। कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त आशीष दीक्षित, और उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, मस्त झकास बिंदास होंगे। बोर्ड की जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, ऐसा हम फिलहाल उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी है थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर बोर्ड के लिहाज से जैसे हमने सब कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमको बता दीजिए जिनको हम तैयार कर लें, तो उससे कम से कम जो तैयारी है वो पूरी हो जाए। आधी अधूरी तैयारी है, और अगर पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या है कि समय नहीं है ना। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कामचोर टाइप के बच्चे हैं, है ना। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए सजेशन यही है, बेटा तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, बिना पूरा सिलेबस पढ़े आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये है आइडियल कंडीशन दैट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बेस्ट ऑफ योर करियर, एंड यू शुड लर्न एटलीस्ट द 100% ऑफ योर सिलेबस, है ना। तो अगर 100% नहीं कंप्लीटेड है, किन्हीं कारणवश छूट गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और मैंने जो है इसको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कुछ टॉपिक्स में कवर किया है। जिनको चाहे तो पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से है, और इसको आप फाइनल मत मान के चलिए। ये इसलिए क्योंकि मैं कोई वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं हूँ कि मैं जो बताऊँ वही आएगा। हाँ, ये है कि इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं ना। तो हम लोग सिलेबस की शुरुआत करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बोलेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे लिखने में लेंदी हो जाता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस वीडियो को तुम लोग क्या करना, थोड़ा सा 1.5 या 1.25 पे इसको चला लेना, और जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे उनको क्या करना, नोट करते जाना कहीं पे, है ना। नोट कर लोगे तो पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, और इतना भी सिलेबस अगर पढ़ लोगे तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक आपको पूछा जाएगा आवेश की इकाई। सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आवेश की इकाई, लेकिन किस में? सीजीएस में कभी कभी आवेश की इकाई पूछ लेते हैं और वो हमें पता नहीं होता। दूसरा टॉपिक है आवेश के गुण और आवेश की परमाणुकता पर अंकित प्रश्न। आवेश के गुण पर और आवेश की परमाणुकता पर अंकित प्रश्न आते हैं, यानी Q बराबर NE वाला फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल छोटा सा रख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं ना, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तीसरा है कूलॉम्स लॉ का नियम, यानी कूलॉम्स लॉ, और दूसरी चीज़ कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश स्वरूप। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यानी सदिश स्वरूप। और तीसरी चीज़ है कई आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर अंकित प्रश्न, यानी फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस, 1 2 3 4, कभी एक ट्रायंगल के रूप में बना दिया, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरे, तीनों वर्टेक्स पर एक एक चार्ज रखा है, और फिर कहीं किसी एक पॉइंट पे क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको तैयार करके जाना। उसके बाद आता है कई आवेशों के बीच में फोर्स, ये तो हो गया मल्टीपल चार्जेस पर फोर्स। उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी डायमेंशंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी डायमेंशंस। इसके बाद है कि वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं या वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं और इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इसके बाद फिर अगला पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और महा इंपॉर्टेंट चीज भैया, महा इंपॉर्टेंट, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड नॉन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एंड नॉन पोजीशन। कहानी समझ में आई कि नहीं? तो ये भैया हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग तैयार करके जाना, क्योंकि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता एकदम पूछन जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, महा इंपॉर्टेंट।
इसके बाद भैया फिर आता है अगला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एक अंकिक प्रश्न। एक न्यूमेरिकल भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे पूछा ही जाएगा, है ना। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना हो कि एक स्फेरिकल सेल हो, उसके कारण आउटर सेल पर या सरफेस पर या इंटरनल जो है सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद भैया एक फिर आएगा कंपेरिजन ऑफ कूलॉम्स लॉ विद ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल से कंपेयर करना किसको, कूलॉम्स लॉ को, कूलॉम के नियम को, है ना। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, मासेस दिए होंगे और चार्जेस दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ निकालना होगा, तो इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा भैया कंपेरिजन का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। और इसके बाद फिर आता है कि गॉस की प्रमेय का निगमन यानी डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। और उसके बाद की फिर गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निगमन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है कि अनंत विस्तार की चादर एवं अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करो 1/4πε0 2λ/r, है ना। ये एक डेरिवेशन था, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक इनफाइनाइट लेंथ की, लेंथ नहीं कह दो, इनफाइनाइट एरिया की एक सीट थी, चादर थी। तो सीट के आप पास जो है σ/2ε0 आया था, तो उसका डेरिवेशन भैया एकदम तैयार कर लेना, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि दो आवेशित प्लेटों के बीच तीव्रता पर अंकित प्रश्न। क्या दिया होगा तुमको, एक ये प्लेट दी, एक ये प्लेट दी है, और कह दिया जाएगा कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, या एक तरफ इंटेंसिटी निकालो या दूसरी तरफ। तो हमें क्या करना है, देख लेना चार्जेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो अगर बीच में मान लो निकालना है, तो इसके कारण इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इसके कारण इंटेंसिटी बाहर की तरफ, दोनों का क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना, परिणामी निकालना। तो दो प्लेटों के बीच में तीव्रता के लिए कोई ना कोई एक अंकित प्रश्न आईबे करेगा, ये जरा ध्यान रखना, है ना। आईबे का मतलब कि गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रायिकता है इसकी, है ना, आने की संभावना है। और इसके बाद भैया क्या है, इसके बाद फिर वैद्युत फ्लक्स की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बी बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता था, है ना, इंटू डी ए, या ई डॉट डी ए होता था, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स की गणना पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एक क्वेश्चन। उसके बाद भैया दूसरा है कि एक्सियल और नॉन एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, अच्छे निरक्षीय में विद्युत विभव के लिए व्यंजक आ सकता है। तो विभव क्या होता है, नॉन एक्सियल में तो जीरो हो जाता है ना, एक्सियल में ही आता है। तो अक्षीय में निकालना है और निरक्षीय में क्या है, जीरो हो जाएगा अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो, है ना। लेकिन इसको भैया पढ़ लेना एक बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला आता है अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विभव हो गया। उसके बाद भैया एक चीज, छोटी सी चीज़ पूछी जाती है, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस और विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर एक न्यूमेरिकल भैया पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आता है कि किसी आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर तथा बाहर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैंने पहले भी बताया कि एक तुमको स्फेरिकल सेल दिया होगा और चार्ज सरफेस होगा, और उस पर क्या करना होता है, उसके सरफेस के बाहर, सरफेस पर और इंटरनल किसी पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो ये जरा ध्यान, गॉसियन सरफेस खींच कर तब निकालेंगे, है ना। इसके बाद फिर आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन A ε0/d या K ε0A/d पर एक न्यूमेरिकल भैया आएगा। और इस पर न्यूमेरिकल तो आएगा ही, इसका एक्सप्रेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इसको भैया पढ़ के जाना, बिना पढ़े मत जाना। इसके बाद भैया फिर आएगा कि संधारित्र पर अंकित प्रश्न आएंगे, कौन से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पे। एक फिगर बना के दे देते हैं जिसमें C1 C2 C3, याद करो क्लास में मैंने पढ़ाया था, C1 C2 C3 वाले एक पूरा सर्किट बना दिया जाएगा। तो कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। तो श्रेणी में या समांतर में, सीरीज में या पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन दिया होगा उसका तुम्हें फाइनल एक रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालना होगा। उस पर एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, और उसी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पूछ लेते हैं, स्टोर की गई ऊर्जा हाफ CV² से निकालते हैं हम लोग, है ना। तो वो पूछ लिया जाता है भैया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना या ध्यान दे लेना। इसके बाद भैया फिर पूछा जाता है
विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर एन ई ए वी डी, है ना, क्या है हम लोगों ने पढ़ रखा ना, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो ये भैया रिलेशन पूछा जाता है। और दूसरी चीज़, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन पूछा जाता है भैया, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना है ना। इसके बाद अभी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध तथा लंबाई के कारण प्रतिरोध, या जैसे हमने क्या किया था, एक तार था, तार को पकड़ के खींच दिया, लंबाई बढ़ाकर एन गुनी कर दी जाए, तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है, अगर एन स्क्वायर टाइम्स कर दिया जाए तो R डैश की वैल्यू एन स्क्वायर इंटू आर हो जाती थी। तो ये मतलब किसी तार को खींचकर अगर एल लंबाई टाइम्स मतलब एल टाइम्स लेंथ बढ़ा दी जाए या एन टाइम्स लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसके कारण रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक भैया इसका न्यूमेरिकल एकदम 100% आएगा, मतलब उम्मीद है ना, मैं 100% बोलूँ तो उसको उम्मीद मानो, ये नहीं पहले पेपर देख के थोड़े बैठे। अच्छा, इसके बाद भैया एक जो था प्रतिरोधों का संयोजन आता है भैया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आता है सीरीज में और पैरेलल में। तो उसके लिए आपको व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का दे सकते हैं, फिर उसमें कहेंगे कि भैया रेजिस्टेंस निकालो, तो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का है, अगर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस वाली कंडीशन मैच कर रही है तो बीच में जो डायगोनल होगा उसमें क्या है, करंट जीरो हो जाता है, उसको भैया रिमूव करके और फिर नया फिगर बना लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद भैया एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैद्युत शक्ति किलोवाट घंटा पर, भैया तुमको ये दे दें कि भैया 4 बल्ब लगे हैं, 2 ठो पंखा लगे हैं, 2 ठो फ्रिज लगी है, कूलर है, टीवी ही, इतने इतने वाट की है, इतने इतने घंटे चल रही है, तो भैया कितनी यूनिट बिजली बनी। और अगर 7 रुपये प्रति यूनिट या 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल पड़ रहा है तो भैया बताओ कि टोटल जो है कितना पर महीने बिल आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है ना, कि नंबर ऑफ इतने अप्लाइंसेस हैं और पर यूनिट मतलब उनके जो है KWH निकालो, कितना KWH आएगा, है ना। KWH मतलब यूनिट निकालना, समझ तो गए होगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों वाले, ये बात है ना। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भैया आएगा, इसको याद कर लेना, इसको समझ लेना है, पावर वाट और घंटा वाला, याद आया कि नहीं। हाँ, और इसके बाद भैया फिर एक और आएगा कि विद्युत धारा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा और टर्मिनल पोटेंशियल में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक भैया पूछा जाता है, कौन सा था, उसको बोलते हैं V बराबर E माइनस आई आर। याद करो, V बराबर था E माइनस कैपिटल E माइनस आई आर, याद आया। हाँ, बहुत समझदार हम जानते हैं, याद आ गया होगा, है ना। तो एक ये भैया बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा और जल्दी चलते हैं। इसके बाद भैया फिर जो है सेलों का संयोजन पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में, तीनों के सेलों का संयोजन पे एक न्यूमेरिकल हो सकता है, या पूछ लिया जाए कि इसमें जो है इन सेल अगर मान लो कनेक्टेड है तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल या कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, सीरीज में और पैरेलल में सेल का कॉम्बिनेशन। तो ये पूछा जा सकता है भैया। इसके बाद एक जो महा इंपॉर्टेंट है भैया, KVL और KCL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ, इस पर एक न्यूमेरिकल अइबे करेगा, ये मान के चलो तुम, है ना। तो न्यूमेरिकल करना, जिसमें लूप लगाते थे हम लोग, लूप बनाते थे, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू समीशन ऑफ IR करते थे, है ना। तो इस पे भैया ये बहुत जरूरी है और बड़ा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये पूछा जाएगा, ये मान के चलो तुम, है ना। और इसी के साथ 2 क्वेश्चन और हैं, एक पोटेंशियोमीटर पे यानी विभवमापी पे, और दूसरा मीटर ब्रिज पे या मीटर सेतु पे, है ना। तो मीटर सेतु और विभवमापी के न्यूमेरिकल जरूर कर लेना भैया, है ना। एल लेंथ दी होगी तुमको, हो सकता है कि क्या पूछ लें, विभव प्रवणता पूछ लें, है ना। विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लें या किसी एक अननोन बैटरी के का EMF पूछ लें। तो पोटेंशियोमीटर के 4 5 6 क्वेश्चन बनते हैं, 4 5 क्वेश्चन बनते हैं, 4 5 टाइप के, तो उनको कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। डाउट नोट पे देख लेना। ये भैया वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा, तो ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। टॉपर्स के लिए यही एडवाइस है, जो जिनको अभी टॉप करना अपने स्कूल से, उन बच्चों के लिए यही एडवाइस है, सब पढ़ के जाना, ये शॉर्टकट पॉडकट के चक्कर में मत पढ़ना। कहानी समझ में आएगी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद भैया पूछा जाएगा कि एक धारावाही, पहली बात तो पूछा जाएगा बायोसेवर्ट का नियम, इसका निगमन पूछा जा सकता है, बायोसेवर्ट का नियम का, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बायोसेवर्ट के आधार पर एक वलय दिया होगा, ऐसे गोल गोल वलय था, इसके अक्ष पर यहाँ कहीं एक बिंदु था, वहाँ पे हमें क्या निकालनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी B की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। B बराबर क्या आया था, म्यू 0/4 पाई I A² अपॉन A² प्लस X² की पावर 3/2,
याद आया कि नहीं? तो वो एक न्यूमेरिकल, वो एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भैया एक और था, एक बहुत फाइनाइट लेंथ का एक वायर था, वायर के पास में कोई एक पॉइंट होता था, उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना होता था? चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता था। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, है ना, धारावाही वलय और धारावाही तार के कारण, है ना। इसके बाद भैया फिर पूछा जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम और लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका निगमन भी पूछा जा सकता है भैया, है ना। टोरॉइड और सोलेनॉइड, दो चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं? अच्छा वाले तुम लोगों को देखो इंग्लिश मीडियम में बताना भूल गए। इंग्लिश मीडियम वालों को ये तो समझ में आया होगा भाई, क्या बोलते हैं कि बायोसेवर्ट लॉ, ये तो इंग्लिश में समझो चाहे हिंदी में समझो। और उसके अलावा एक कॉयल था, सर्कुलर कॉयल, उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड, और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डेरिवेशन। और उसके बाद एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, और सर्किटल लॉ पर बेस्ड है तुम्हारा क्या? सोलेनॉइड और टोरॉइड। ये दोनों चीज़ें जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है ना। इसके बाद फिर आ जाओ सीधे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पे। अर्थ मैग्नेटिज्म पे भैया ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तुम्हें क्या निकालना होता है? नमन कोण, नति कोण, दिक्पात कोण, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्व घटक। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ये इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी। तो ये भैया पढ़ लेना बहुत ज़्यादा, ये 2 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसकी संभावना है। पृथ्वी की चुंबकत्व से और क्या पूछ लेंगे? तो यही पूछा जा सकता है। एविडेंस पूछे जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा एविडेंस तो दे ही दोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद भैया फिर पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण बल पर न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल जो आएगा F बराबर QVB साइन थीटा पर, F बराबर IBL साइन थीटा पर, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दूसरी चीज़, अगर मान लो वर्टिकली कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वर्टिकली किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो वो क्या करता है? वो रोटेट करने लगता है, याद करो, है ना। तो रोटेशन के कारण क्या जनरेट होती है? रोटेशन के कारण एक रेडियस पे रोटेशन होता है, तो उसमें वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल की, रेडियस भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, और टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन जरूर करने हैं ना, R बराबर MV बटा QB वाले पे, है ना। और इसके बाद फिर भैया अगला पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, यानी फैराडेज लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 नियम थे, है ना। E बराबर माइनस का ND∅B अपॉन DT, है ना। तो वो जरूर याद कर लेना, इसको थोड़ा पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। वैसे मैंने कहानी के रूप में सब सुनाया है, सब याद होगा अगर क्लास में बैठे थे तो। और अगर कहीं किसी दूसरे स्कूल में है आप, तो मैं बता रहा हूँ भाई, इसको तो याद ही कर लेना, है ना। अच्छा, इसके बाद भैया फिर आएगा कि धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तन, यानी कन्वर्जन करना है किसको? गैल्वेनोमीटर को इन द फॉर्म ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या करते हैं? शंट लगाते हैं, पैरेलल में, एक सीरीज में, पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर बन जाता है, सीरीज में लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो वोल्ट मीटर बन जाता है। तो उस पर भैया न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, I, IG और IS की वैल्यू दी रहेगी, उसी में से कोई ना कोई एक चीज़ तुम्हें निकालनी होगी, है ना। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भैया पूछा जाएगा। इसके बाद भैया पूछा जाएगा कि अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण पे भैया न्यूमेरिकल आता है। यानी एक तुमको कॉइल दे दिया जाएगा, उसका अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पर एक न्यूमेरिकल भैया पूछा जाएगा। माइनस का LDI अपॉन DT करके, E बराबर माइनस का LDI अपॉन DT करके था, है ना। याद कर लो जरा। तो ये एक न्यूमेरिकल भैया, ये बहुत ज़्यादा महा इंपॉर्टेंट है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन और इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, है ना। अच्छा, इसके बाद भैया जो है फिर अगले टॉपिक पे आओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट, यानी तुम्हें पूछा जा सकता है करंट जनरेटर, आर्मेचर घूमता है तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, कैसे आया उसका डेरिवेशन? वही d∅B अपॉन dt से, है ना। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी वोल्टेज की और करंट की? अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और फिर अल्टरनेटिंग करंट के लिए LC सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट और RL सर्किट, और फिर LCR सर्किट, और इसमें रेजोनेंस की कंडीशन ये जरूर पढ़ लेना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, F बराबर 1/2π√LC करके, है ना। तो ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर पढ़ लेना, है ना। और उसके बाद VRMS RERMS पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक LCR सर्किट का तुमको सर्किट बना दिया जाएगा, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो वो 5 नंबर का आएगा, है ना, बड़ा रहेगा।
तो वो ये जरूर पढ़ लेना। और इसके बाद जो महा इंपॉर्टेंट वो है भैया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में तुमको परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर बराबर क्या, वही एन एस अपॉन एन पी बराबर वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, है ना। उस पर एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा, यही एक फॉर्मूला है। और जानते हैं हम लोग कि आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%, है ना। तो उसी पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो वो भैया एक न्यूमेरिकल का लेना। अच्छा, एक चीज़ देखो छूट गई, विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में 4 इक्वेशंस हैं, किसकी, मैक्सवेल की। तो वो चारों इक्वेशन आपको तैयार कर लेनी है। और सभी प्रकार की तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें यानी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी तरंगे, और फिर अवरक्त तरंगे, अवरक्त नहीं, उसके पहले विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त तरंगे, और उसके बाद रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। इन सभी तरंगों की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और इनके यूजेज और ये कैसे उत्पन्न होती है, ये कहानी छोटी सी पढ़ लेना, वहाँ जो आएगा वो नोट कर देना। तो इस प्रकार से ये कुछ टॉपिक हैं, लगभग 40-50 टॉपिक हैं जो कि फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेपर के ये टॉपिक्स हैं, सेकंड पेपर के टॉपिक मैं कल डालूंगा, है ना। तो ये टॉपिक पढ़ के फिर मुझे बताओ कि फर्स्ट पेपर में कहाँ तक आया। मिलते हैं कल, बाय बाय। जिनको टॉप करना उनको सब पढ़ना है, बात समझे कि नहीं। ये उनके लिए जिनकी कहानी कहीं ना कहीं अटकी है, आधी अधूरी, है ना। चलो बाय बाय।